एन एंटिटी कंस्ट्रक्ट्स अ फैक्ट्री बिल्डिंग। चलें ये फुल कंसंट्रेट, नई चीज कोई नहीं आज शायद। रिक्वायरमेंट एक सेकंड होना। Calculate the carrying amount of factory building as on 30th June 2010 in accordance with the relevant accounting standards, international financial reporting standards. Calculate the carrying amount, मेरी तरफ देख के बताएं carrying amount किसे कहते हैं? WDV को। WDV किसे कहते हैं? बुक वैल्यू को। बुक वैल्यू किसे कहते हैं? नेट बुक वैल्यू को। लीज यार, एंड सो ऑन। लीज कैरिंग अमाउंट कैसे कैलकुलेट होती है यार? इन क्वेश्चंस में कॉस्ट कैसे आती है? एक्सपेंडिचर प्लस बोरिंग कॉस्ट। इन अदर वर्ड्स हमें सिर्फ तीन चीजें ढूंढनी है। नंबर वन, कॉस्ट ढूंढेंगे और एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन, फिर कॉस्ट में एक्सपेंडिचर्स और बोरिंग कॉस्ट की बहस करेंगे। 30th जून 2010 हमारा काउंटिंग ईयर है। फर्स्ट लाइन पे आ रहे, एन एंटिटी कंस्ट्रक्ट्स अ फैक्ट्री बिल्डिंग व्हिच इज अ क्वालिफाइंग एसेट, फंड्स आर प्रोवाइडेड फ्रॉम एंटिटीज जनरल बोरिंग। जरा लाइन अंडरलाइन कर लो बेटा प्लीज, अब डिस्टर्बेंस खत्म रखिएगा प्लीज। फंड्स आर प्रोवाइडेड फ्रॉम एंटिटीज जर्नल बोरिंग मींस वंस अगेन ये क्वेश्चन जर्नल बोरिंग्स का है। कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरिंग कॉस्ट कमेंस ऑन 1st January 2009 and continues throughout the year until the expected completion on 31st December 2010. इन क्वेश्चंस में डेट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। रिक्वायरमेंट में एक सेकंड जाए, आपसे किस डेट पे कैरिंग अमाउंट ऑफ द फैक्ट्री बिल्डिंग मांगी जा रही है? 30 जून 2010 का जा रहा है। सेकंड लाइन में वापस आए, बोरिंग कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन कब स्टार्ट हो रही है? शायद जिस ईयर एंड पे हमसे कैरिंग अमाउंट मांगी जा रही है उस ईयर की स्टार्टिंग डेट पे बोरिंग कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन स्टार्ट हो रही है। और ये बोरिंग कॉस्ट कब तक कैपिटलाइज होनी है? ढूंढे डेट, ढूंढे डेट। 31 दिसंबर 2010 का मतलब लग रहा है कि हमारी रिक्वायरमेंट के एंड होने के भी 6 महीने बाद की बहस है। ये 6 मंथ्स नहीं बन रहे, दोबारा ऊपर देखें, ये 1.5 ईयर बन रहे हैं। 1 जुलाई 9 से लेके 31 दिसंबर 2010 तक। ये प्लीज 18 मंथ्स बन रहे हैं, कंसंट्रेट करना। हमने लेकिन किस डेट तक वर्किंग करनी है? लेकिन वैसे थर्ड लाइन पे ऊपर वापस आए, थर्ड लाइन से लग रहा है ये रहा है कि 30 जून 10 तक जब हम वर्किंग कर रहे होंगे तभी एसेट कंप्लीट नहीं हुआ होगा। उसने शायद 6 मंथ्स और अभी लग के कंप्लीट होना है। जी क्लियर हो गया मर्ड्स? बाकी डेफिनेटली इसका क्या होना है वो इंशाल्लाह आप खुद बताएंगे। नेक्स्ट पैराग्राफ, द डिटेल ऑफ द एक्सपेंडिचर्स ऑन क्वालिफाइंग एसेट इज एज फॉलोस। एक्सपेंडिचर्स की एक डिटेल आ रही है। 1 जुलाई पे, 15 सितंबर पे, 15 अप्रैल पे और 30 जून पे कुछ एक्सपेंडिचर्स की इंफॉर्मेशन है। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस डेबिट और कैश क्रेडिट वाली होपफुली एंट्री ज़हन में आ जाएगी। देन वो कहता है एंटिटीज जनरल बोरिंग इज इन द पीरियड फ्रॉम 1 जुलाई 2009 to 30 June 2010 consist of the following. Sentence underline ही कर लो। Entities journal borrowings in the period from 1 July to 30 June, जो हमारा टाइम पीरियड है शायद इस सवाल में, consist of the following. जर्नल बोरिंग्स किस किस को शामिल करके हो रही इकट्ठी हो रही हैं? नंबर 1, नीचे 3 पॉइंट्स लिखे हुए हैं। ये तीनों कौन सी बोरिंग्स हैं? क्या एक से ज्यादा जर्नल बोरिंग्स हो सकती हैं? नंबर 1, ₹5 million debenture issued on 1st January 2009 with a fixed interest rate of 10%. The full amount of debentures is payable in 2015. छोटे छोटे बेटा कुछ वर्किंग में साथ करूंगा, आपने भी ये लिखनी है, मैं बताता हूँ कहाँ। लेकिन पहले काम करें, ये पॉइंट नंबर 1 दोबारा पढ़ के मुझे डिबेंचर्स का, बल्कि डिबेंचर्स पेएबल का, ये वर्ड सही है मेरा? ये डिबेंचर इशू किए हैं, खरीदे, तो डिबेंचर पेएबल का मुझे करंट ईयर के एंगल से कोई लेजर बनवाएंगे? जरा ये लाइन पढ़ के जरा। ना करें ना करें, रिलैक्स रहें। मैं करंट ईयर के एंगल से अगर बात करूं तो विच मींस 1 जुलाई 2009 से लेके 30 जून 2010 तक के एंगल से बात कर रहा हूं। ये डिबेंचर कब इशू हुए हैं?
ये डिबेंचर कब इशू हुए हैं? 1 जुलाई 9 का मतलब पिछला काउंटिंग ईयर है। 1 जुलाई 9 है ही नहीं डेट, 1 जनवरी 9 है। 1 जनवरी 9 मीन्स हमारे काउंटिंग ईयर से पिछले साल के मिड की कोई बहस हो रही है। हमारा काउंटिंग ईयर कहां से शुरू होना है? सीरियस लीजिएगा प्लीज, सीरियस लीजिएगा, यही चीजें अब बड़े बड़े क्वेश्चन में कन्वर्ट होने वाली हैं। तो 1 जनवरी 9 को आपने क्या एंट्री की होगी? कैश डेबिट, डिबेंचर्स पेएबल क्रेडिट। पिछले साल के लेजर की तरफ आए, 1 जुलाई 9 पे आपने पेएबल बनाया होगा और पिछले साल के एंड पे यही 5 मिलियन क्लोजिंग बैलेंस भी होगा। इसे रीपे कब होना है? 2015 में ही पे होना, फुल अमाउंट ने 2015 में ही पे होना। तो हमारे वाले साल के शुरू में क्या 5 मिलियन ब्रॉड डाउन होगा? ये ब्रॉड डाउन हो गए, हमारे पीरियड की ट्रांजैक्शन है। किस साल ही आया? पिछले साल। क्लोजिंग बैलेंस 5 मिलियन लाइबिलिटी का होगा और हमारे वाले साल के एंगल से ब्रॉड डाउन 5 मिलियन हो जाएगा। ठहर भी लिखना एक मिनट, किस डेट पे कह रहा हूं ब्रॉड डाउन? 1 जुलाई 9। दोबारा ही पॉइंट पढ़े, जब हमारे वाला साल एंड होगा तो उस वक्त क्लोजिंग बैलेंस कितना ही क्यों होगा? हमारा ईयर एंड आ जाना है 30 जून 2010 पे और इस लोन ने रीपे होना है 2015 में। इट मींस लोन ना हमारे साल में लिया गया है और ना ही हमारे वाले साल में रीपे होना है, हमसे पिछले साल में लिया गया था, देयरफॉर ओपनिंग लायबिलिटी है, और हमारे से अगले सालों में पे होना है, देयरफॉर क्लोजिंग लायबिलिटी भी है। थोड़ा सा अगर और सोचें तो दोबारा जरा देखें सेकंड सेंटेंस ऐसी पॉइंट में, नॉन करंट लायबिलिटी है या करंट लायबिलिटी है? 2010 के एंड पे खड़े अगर हम हैं और 2015 में पे होना है तो नेक्स्ट 12 मंथ्स के बाद पे होना है, विच मींस नॉन करंट लायबिलिटीज में लिखना चाहिए कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बन रही है। बात मेरी क्लियर है प्लीज? व्हाई द ब्रॉड डाउन इज 5 मिलियन? पिछले साल लिया था, क्लोजिंग ब्रॉड डाउन बना, और वही कैरी डाउन क्यों है? क्योंकि रीपे भी बैलेंस 2010 के बाद होना है। डन है प्लीज? अब लेजर देखें जो मैंने राइट साइड पे बनाया आपके सामने, क्या इसका आउटस्टैंडिंग बैलेंस 5 मिलियन बताया जा सकता है? आउटस्टैंडिंग बैलेंस किसे कहते हैं, ओपनिंग को या क्लोजिंग को? ना ओपनिंग को कहते हैं ना क्लोजिंग को कहते हैं, उस अमाउंट को कहते हैं जो कांस्टेंट रही है। तो अगर ओपनिंग एंड क्लोजिंग सेम है तो इसका मतलब 5 मिलियन ड्यूरिंग द ईयर, पूरा साल आउटस्टैंडिंग रहा है। इंटरेस्ट रेट ढूंढे जरा, तो अगर आपसे कहा जाए इस साल का इंटरेस्ट इनकम कैलकुलेट करें तो 5 मिलियन आउटस्टैंडिंग बैलेंस मल्टीप्लाई बाय 10%, पूरे साल का आप इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे। इस तरह करें, ये 3 लेजर्स मैंने बनाने, मेरा ख्याल है कि पेज के स्टार्ट पे अगर कोई कोशिश करके जगह बनाए, नहीं बुक पे बनाने, ये रजिस्टर पे नहीं बुक पे बनाने, ये लेजर मुझे बार बार दिखाने पड़ने जरा। स्टार्ट के नीचे भी जगह है वैसे ऊपर स्टार्ट में, तो जरा इसी पेज, लेकिन इसी पेज पे प्लीज, पेज नंबर 59 पे इसी पेज को कहीं यूज करें। बाद में अपने बातें जो आज हो रही हैं आपने माननी नहीं है, तो काइंडली अगर इर्द गिर्द को जगह वैसे सही नहीं रहेगी, जरा थोड़ी सी अलग ऊपर या नीचे नीचे ढूंढना। अगले से अगले पेज में भी जगह तो है वैसे, प्लीज इस पेज पे मेरा भाई बना ले यार, इम्पॉसिबल नहीं है, ट्राई तो करके देख, बिस्मिल्लाह पढ़ रहा। एक टी बनाए, कोई रीजनेबल सी टी बनाए जरा, उसके ऊपर डिबेंचर्स पेबल लिखने की कोशिश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा स्टार्ट हो गया है। ब्रॉड डाउन मैंने क्रेडिट साइड पे क्यों लिखा है? क्योंकि लाइबिलिटी है यार, लाइबिलिटी है। और एम जो लिख रहा हूँ मिलियंस में लिख रहा हूँ, लेकिन जीरोस रहने में, मिलियंस में बात कर लेते हैं। जी बेटा, ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपको समझ आ गई? जी नोटेड है प्लीज? सेकंड पॉइंट पढ़ेंगे, बैंक लोन ऑफ 2 मिलियन टेकन ऑन 1 July 9, अंडरलाइन द वर्ड्स विद अ फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट। सेंटेंस पूरा कर ले, बताता हूँ मैं ये फ्लोटिंग क्या होता है। दैट इज एडजस्टेड सेमी एनुअली, सेमी एनुअली मींस
6 monthly, half yearly, by changes in काइबर, एक एब्रीविएशन बनी हुई है, अंडरलाइन कर लें, KIBOR। काइबर क्या होता है, जरा नीचे आए, रिक्वायर्ड के नीचे आए, रिक्वायर्ड के नीचे आए। काइबर की एक एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है यहाँ। काइबर एक एब्रीविएशन है, कराची इंटर बैंक ऑफर्ड रेट। इट इज एन इंटरेस्ट रेट मार्केट। बेटा इस तरह से कॉन्सेप्ट है, कंसंट्रेट कीजिएगा जरा। अगर सारे बैंकों का एक एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल दिया जाए तो ऑन एवरेज मार्केट में क्या इंटरेस्ट रेट चल रहे हैं ये आपके सामने आ जाता है। अगर क्या किया जाए, सारे बैंक्स जितने भी हैं उनका इंटरेस्ट रेट लेके एक सॉर्ट ऑफ एवरेज निकाल ली जाए तो फिर ये जो मार्केट में रेट्स चल रहे हैं उसका एक एवरेज आ जाता है। उस एवरेज का बोला जाता है काइबॉर। क्योंकि पाकिस्तान में ज्यादा बैंक्स के हेड ऑफिस कराची में है, इसलिए कराची के बैंक्स की बेस पे नॉर्मली एक कैलकुलेशन की जाती है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल लाहौर के बैंक्स की बेस पे कर ली जाए तो फिर के की जगह फिर ये लाइबॉर हो जाएगा। लेकिन नॉर्मली पाकिस्तान में कहाँ से लिंक किया जाता है इंटरेस्ट रेट को, कराची इंटर बैंक ऑफर रेट का बहुत यूज होता है। लेकिन अगर लंदन इंटर बैंक ऑफर रेट हो तो वो फिर लाइबर ही होगा। लेकिन लाइबर डजंट मीन लाहौर, तो लाइबर अगर वर्ड है तो वो फिर लंदन इंटर बैंक ऑफर रेट हो जाता है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस लाइबर? मीनिंग एब्रीविएशन है नहीं ये तो। एवरी रेट ऑफ बैंक्स का जो एवरी रेट है, बैंक्स का एवरी रेट जो मार्केट में चल रहा है उसे काइबर पाकिस्तान में बोला जाता है। अब समटाइम्स होता ये है कि जब आप किसी बैंक से लोन लें तो एक तरीका तो ये होता है कि कोई इंटरेस्ट रेट फिक्स हो जाए, फॉर एग्जांपल 10%, 15%, विच एवर इज द केस। लेकिन समटाइम्स लोन के इंटरेस्ट रेट्स को मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ लिंक कर लिया जाता है। बात समझ आइए। अब मार्केट इंटरेस्ट रेट से होते हैं, ये आपने शायद सुना भी हो, इन्फ्लेशन का भी वर्ड सुना। ये जब इन्फ्लेशनरी फैक्टर ज्यादा होता है, मतलब इन्फ्लेशन ज्यादा हो जाती है तो इंटरेस्ट रेट भी अकॉर्डिंगली ज्यादा हो जाता है। और अगर इन्फ्लेशन रेट्स कम हो जाए तो फिर इंटरेस्ट रेट भी कम हो जाता है। तो अगर ये कोई बैंक से लोन लिया जाए और उस लोन के रेट को फिक्स करने की बजाय मार्केट रेट मींस काइबर के साथ लिंक कर लिया जाए तो देन फिर ये जैसे जैसे बैंकों के रेट चेंज होंगे, काइबर चेंज होगा, अकॉर्डिंगली आपका इंटरेस्ट रेट भी फ्लोट करता जाएगा। फ्लोट का सिंपली मतलब है वेरिएबल। पॉइंट 1 में जरा जाए, डिबेंचर्स जब इशू हुए थे अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन तो फिक्स रेट लिखा हुआ था। फिक्स रेट का मतलब ये कांस्टेंट रहेगा, जितने अरसे का लोन है कांस्टेंट रहेगा। लेकिन अगर फ्लोटिंग रेट हो तो फिर इसका मतलब इस रेट ने अब चेंज होना है। अब ये मंथली भी चेंज हो सकता है, क्वार्टरली भी चेंज हो सकता है, सेमी एनुअली भी हो सकता है, एनुअली भी हो सकता है। मेरी ये सारी बातें सुन के जरा पॉइंट नंबर 2 अब तरतीब से पढ़ा दोबारा। बैंक लोन लिया हमने 2 मिलियन का, किस दिन लिया है, किस रेट पे लिया है, फ्लोटिंग पे लिया है। फ्लोटिंग मीन्स चेंजिंग रेट, वेरिएबल रेट पे लिया है। लेकिन इसने किसके साथ फ्लोट होना है, काइबर के साथ चेंज होना है, काइबर के साथ, और सेमी एनुअली होना है। ये मंथली चेंज भी हो सकता है, क्वार्टरली, एनुअली, डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन, डिपेंडिंग अपॉन द एग्रीमेंट विद द बैंक्स। तो अगर इंटरेस्ट रेट्स चेंज हो रहे हैं तो इन इंटरेस्ट रेट्स को क्या कहते हैं, फ्लोटिंग रेट। किसके साथ चेंज होना है, काइबर के साथ, और कब चेंज होना है, सेमी एनुअली, अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन। मींस टू से सेंटेंस थोड़ा सा और कंप्लीट करने, फिर मैं जरा फिगर सारी बता देता हूं आपको। एट 1 जुलाई 2009 interest rate was set at 8.5%, which increased to 9% at 1st January 2010. एक सेंटेंस और, the loan is paid off in half yearly installments of rupees 2 lakh। सारी स्टोरी आपके सामने रखता हूं, कंसंट्रेट आप करें। फर्स्ट लाइन में जाए, पॉइंट नंबर 2 की, लोन कब लिया है, प्लीज लोन कब लिया है, कितना लिया है, इसी साल के शुरू में लिया है। रिक्वायरमेंट प्लीज ईयर एंड देखें, क्या करंट ईयर के स्टार्ट में ये लोन लिया है। ये ब्रॉड डाउन के तौर पे लिखूं या एंट्री के तौर पे लिखूं, ब्रॉड डाउन बताएं इस लोन का कितना है। ब्रॉड डाउन कब होता, पिछले साल लिया होता और पिछले साल से अगले साल आ रहा होता। ये साल के शुरू में लोन लिया गया है
तो ब्रॉट डाउन बेटा नहीं है। 1 जुलाई 2009 वाले दिन हम साल के शुरू में क्या एंट्री करेंगे? कैश डेबिट लोन क्रेडिट 2 मिलियन से। सेंटेंसेस पूरे करें आगे। इंटरेस्ट रेट एक सेकंड छोड़ दे, मैं बात करता हूँ। क्या ड्यूरिंग द ईयर इस लोन की कोई रीपेमेंट आएगी? हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट है 2 लाख की, कोई डेट बताएंगे हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट? 1 जनवरी 2010। अब 1 जुलाई लिखा हुआ है तो 6 मंथ्स के बाद 1 जनवरी। नेक्स्ट डेट क्या होगी? 1 जुलाई। लेकिन 1 जुलाई जो नेक्स्ट आएगा 2010 वो हमारे अकाउंटिंग ईयर के बाद डेट आ जाएगी। तो इस साल में कौन सी डेट एक आएगी? 1 जनवरी 2010। क्या एंट्री करेंगे? रीपे होना है, अब रीपे होना है। लोन डेबिट है और कैश क्रेडिट है। 2 लाख को अगर मिलियंस में लिखो तो 0.2 मिलियन है। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ लोन क्या होगा? 1.8 मिलियन, क्योंकि नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट की डेट 1 जुलाई 2010 नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में आ जाएगी। 1 मिनट रुकिएगा जरा लिखने से पहले, दोबारा ये लाइन पढ़ें। ब्रॉट डाउन जीरो क्यों है? इस साल के शुरू में लिया है, पिछले साल से नहीं आ रहा। इस साल के शुरू में जब लेंगे तो फिर एंट्री बनेगी कैश डेबिट एंड लोन पेएबल क्रेडिट, और सेमी एनुअल इंस्टॉलमेंट्स हैं। 2 लाख मींस 0.2 मिलियन की एक इंस्टॉलमेंट हमारे पीरियड में 1 जनवरी 2010 को जब पे होगी तो लोन डेबिट कैश क्रेडिट हो जाएगा। 2 मिलियन का लोन था, अभी एक ही इंस्टॉलमेंट वापस हुई है 0.2 मिलियन की, देयरफॉर 1.8 क्लोजिंग बैलेंस बन जाएगा। यहाँ तक डन है प्लीज? मैं जरा एक सेकंड इंटरेस्ट रेट्स की बात कर दूं, आप जरा लेजर गौर से जरा देखें। एनी कंफ्यूजन इन दिस लेजर? ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स पेशेंस सिखाया करें, लिखा ऐसे नहीं जैसे मिट ना जाए। अब इंटरेस्ट होता है वो आउटस्टैंडिंग बैलेंस की बेस पे आता है, ये तो सबको पता है। अब ये लेजर जरा गौर से देखें, आपका क्या ज़हन कहता है इस साल का इंटरेस्ट 2 मिलियन पे आएगा या 1.8 मिलियन पे आएगा? फर्स्ट जुलाई से लेके 31 दिसंबर तक, फर्स्ट जुलाई से लेके 1 जुलाई 9 से लेके 31 दिसंबर 9 तक 2 मिलियन एज इट इज कांस्टेंट रहा है। ये कांस्टेंट किसे कहते हैं? अनचेंज रहा है। इस लोन में ड्यूरिंग द ईयर चेंज आया? आया यार, चेंज आया है ड्यूरिंग द ईयर, चेंज आया है। कब चेंज आया है? 1 जनवरी 10 पे चेंज आया। कितने से चेंज आया है? 2 लाख पे करने के बाद फिर 1.8 मिलियन मीन 18 लाख लोन रह गया। लेकिन साल के पहले 6 महीने का इंटरेस्ट 2 मिलियन पे, क्वेश्चन देखें, एट द रेट ऑफ 8.75% होगा। 8.75% की बेस पे होगा। और फिर 1 जनवरी को रेट कितना हो गया? तो 1 जनवरी से ऑनवर्ड्स 18 लाख पे, 18 लाख पे या 20 लाख पे? 2 लाख पे। 18 लाख किस दिन रह गया था? 1 जनवरी पे। और 30 जून तक फिर वो 6 मंथ्स 18 लाख रुपया कांस्टेंट रहा है। तो 18 लाख रुपीस पे 9% के हिसाब से सेकंड 6 मंथ्स का इंटरेस्ट आएगा। तो इंटरेस्ट किस अमाउंट पे कैलकुलेट होता है? आउटस्टैंडिंग बैलेंस फिर बदल सकता है अगर ड्यूरिंग द ईयर या तो फर्दर लोन लिया है या उसमें से कुछ वापस किया है। अब आपने ये सेकंड लेजर भी बनाना है, कोशिश यही करें कि अगर साफ सुथरे खुले खुले ये लेजर्स बन जाए। कहीं पूरा पेज आपके पास है, लेकिन काइंडली यही पेज आपके पास है। ये जरा जरूरत पड़नी है लेजर्स की तो जरा डेट वाइज जरा एक्सप्लेन कर लीजिए। ये बड़ा ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज साथ चल रहे हैं। बाकी डेफिनेटली मैं फिगर सॉल्व भी करूंगा, फिर उस वक्त दोबारा बताइएगा आप लोग अगर कोई कंफ्यूजन रह गई तो। एनी क्वेश्चन जी प्लीज? आप लोगों से बड़ा रिक्वेस्ट बस यही होगी कि किसी तरह डेली इन्वॉल्व रह के साथ साथ सिलेबस कवर करें। साथ साथ चला जाए तो शायद इतना इशू नहीं होता,
लेकिन अगर हैप्पैज़र्ड हो जाए, क्लासेस छूट जाएं, होमवर्क्स ना किए हों, टेस्ट ना दिए हों, तो फिर बात यकीनन सही नहीं रहती, फिर चीज़ें एक्यूमुलेट हो जाती हैं और बाद में कवर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। याद रहेगी ये मेरी बात? तो द ओनली थिंग दैट इज रिक्वायर्ड इज कि रेगुलरिटी इंश्योर की जाए। आई होप के सब ने यहाँ तक जितना हमने सिलेबस कवर किया सही तरह साथ कवर किया हुआ है। कहने में क्या हर्ज है? आई होप कि आपने मेरी तरह कभी भी झूठ, बल्कि मैंने तो अल्लाह माफ करे अक्सर ये गलती की है, आपने अल्हम्दुलिल्लाह ये झूठ में कोई बात ना कभी की है और ना ही इस वक्त की है और ना ही कोई इरादा है। ऐसे ही है ना यार? तो इसलिए अब लोगों ने बोलना ही छोड़ दिया। प्लीज सिलेबस कवर्ड है सर सही? इससे याद है कल आपको एक क्वेश्चन फाइनल करने को कहा था, आपको भी अभी याद आया? अभी भी याद नहीं है? किस सवाल की बात हो रही है? प्लीज कोई एक आध बता सकता है सर? मैं ही बताता हूँ सर, मैं ही नहीं पूछा। फिलहाल इधर ही आ रहे हैं, पॉइंट नंबर 3 पढ़ो। साथ साथ चलने की कोशिश करें प्लीज, ये चीजें एक्यूमुलेट हो जानी है और अगर पिछला सही कवर्ड ना हुआ तो फिर आगे बात सही नहीं बन सकेगी। पॉइंट नंबर 3 में चलूं, शुरू करूं? बैंक ओवर ड्राफ्ट वर्ड अंडरलाइन करें। बैंक ओवर ड्राफ्ट क्या है? ठीक है बेटा, वो इसकी प्रेजेंटेशन आप बता रहे हैं, परेशान नहीं होना, सिंपली लोन है और शॉर्ट टर्म लोन है, करंट लायबिलिटीज में आता है लोन, तो ये भी लोन ही है। बैंक ओवर ड्राफ्ट ठीक है, शॉर्ट टर्म लोन के लिए वर्ड है। ओके प्लीज। बैंक ओवर ड्राफ्ट विद अ फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट वंस अगेन adjusted by changes in once again Kaiber. Interest rate at 1st July 2009 is 14%, adjusted to 14.25% on 1st January, 6 months के बाद एडजस्ट हो रहा है। आई होप कि ये इशू नहीं है। अब आगे जो लिखा हुआ है इसे सही एक अकाउंटेंट बन के पढ़ो। ओवरड्राफ्ट एट 1st July 2009 was 3 lakh, which increased to 7 lakh at 1st January 2010, which remained constant till the year end. दोबारा गौर से पढ़ें और मुझे ये जो फिगर्स आई हैं एक बैंक ओवरड्राफ्ट के लेजर में लिखवाने की कोशिश करें। What was the amount of bank overdraft at 1st July 2009? ये ब्रॉड डाउन के तौर पे लिखूं या कैश के रेफरेंस से लिखूं? ध्यान से पढ़ें। ये उस दिन मौजूद था या उस दिन लिया है? सही कंसंट्रेट करें कि बताना था उसने जो बता दिया है। बीडी में लिखूं या कैश के साथ एंट्री लिखूं? ये ऐड है बेटा, ऐड जरा पढ़ें। उस दिन शायद मौजूद था, उस दिन लिया था या उस दिन एग्जिस्ट करता था? देख ले प्लीज, कैसे लिखूं? नहीं, ब्रॉड डाउन या कैश? ब्रॉड डाउन या कैश? कितना? एनी कंफ्यूजन? एनी कंफ्यूजन? डिफरेंशिएट करें, पिछले पॉइंट में भी तो यही डेट थी और आपने कैसे लिखवाया? वहां लोन 1st जुलाई पे लिया था, यहाँ शायद एग्जिस्ट करता था। इस दिन पहले एग्जिस्ट करता था, कब कर रहा होगा? जब लोन इसी दिन लिया होगा या पहले से लिया होगा? थोड़ा सा वर्ड्स में डिफरेंस है, क्लियर हो गया? प्लीज सेंटेंस पूरा करवाएं। फिर ये कितना हो गया किस दिन? 7 लाख की एंट्री बताएं। 7 लाख हो गया या 7 लाख से बढ़ गया? कितने से बढ़ के कितना हो गया? तो क्या और ले लिया या कुछ वापस कर दिया? किस दिन लिया? एंट्री बताएं विद अमाउंट। कैश डेबिट बैंक ओवरड्राफ्ट क्रेडिट बाय 7 लाख। 4 लाख कहाँ आ गया यार? सवाल भी कहीं नहीं है। 7 लाख तक इंक्रीज हो गया, इट मींस 4 लाख और लोन लिया है, 3 लाख में ऐड होके फिर 7 लाख हो गया। और ये किस दिन 7 लाख होके कब तक रहा है? 1st जनवरी 2010 को 7 लाख होके 30th जून 2010 तक कांस्टेंट पे रहा है। फर्स्ट 6 मंथ्स कितना लोन रहा है और नेक्स्ट 6 मंथ्स 7 लाख ही रहा है। किस दिन कितने से बढ़ के कितना हो गया है?
दोबारा प्लीज एक दफा सेंटेंस पढ़ लें प्लीज। 1 जुलाई पे कितना था? 3 लाख। 1 जनवरी पे ये 7 लाख तक इंक्रीज हो गया, तो कितना और लोन लिया होगा? तो उसकी एंट्री होगी फिर फर्स्ट कैश डेबिट, बैंक ओवरड्राफ्ट, लोन क्रेडिट, और आफ्टर दिस 4 लाख एंट्री, फिर ये 7 लाख हो गया 1 जनवरी पे और कांस्टेंट रहा 30 जून पे, इसलिए फिर मैंने सीडी भी 7 लाख लिख दी है। सीडी आप 4 लाख है या 7 लाख है? खुद से पढ़ें और लेजर बनाएं। ये डेफिनेटली बेटा अगर इंक्रीज्ड बाय लिखा होता तो उसका क्या मीनिंग है? 7 लाख और लोन लिया और देयरफॉर टोटल फिर 10 लाख हो जाना था। इंक्रीज टू वर्ड है बेटा, ठीक है बेटा ऐसा। एनी कंफ्यूजन प्लीज? जी लास्ट लाइन तक ओके। जी रिक्वायरमेंट पढ़े, ये लेजर बना ली तीनों। कैरिंग अमाउंट बेटा फाइंड आउट करनी है, रजिस्टर खोलना जी। आइए जो बहस हुई है इसे जरा सॉल्व करवाएं। जी बिजनेस नेम मेरा ख्याल अवेलेबल नहीं है, रिक्वायरमेंट की हेडिंग लिखें। फुली इन्वॉल्व कर ली रहना। कैरिंग अमाउंट ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग एज ऑन, carrying amount of factory building as on, फैक्ट्री बिल्डिंग है as on 30th June 2010। यहां से अब जो ऑनवर्ड सब चीजें रिक्वायर्ड है वो ये है कि जो बेसिक्स पढ़ी हो उनको फिर अप्लाई किया जा सके। तो पहले फॉर्मूला सिंपली जहन में लाएं, कैरिंग अमाउंट, सॉरी नहीं बेटा, कैरिंग अमाउंट का फॉर्मूला कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन। तो सबसे पहले लिखे हेडिंग कॉस्ट। तो कॉस्ट अब कैसे कैलकुलेट होनी है? एक्सपेंडिचर्स आने हैं और बोरिंग कॉस्ट ऐड होनी है अगर कैपिटलाइज होनी है तो। सबसे पहले एक्सपेंडिचर्स जोड़ने, मेरा ख्याल अवेलेबल है कहाँ? ऊपर टेबल बना हुआ है, डिफरेंट डेट्स पे है, लेकिन फिलहाल सिंपली एक्सपेंडिचर का प्लस कर रहे हैं। 2050 प्लस 1 मिलियन प्लस 5 लाख प्लस 4 लाख। ओके प्लीज, कब से कब तक के खर्चे हैं ढूंढे जरा। 1 जुलाई 9 से लेकर 30 जून तक के खर्चे हैं हमारे, और हमारे अकाउंटिंग पीरियड में ही सारे खर्चे हैं। टोटल हो जाएगा 3950,000 ठीक है। जस्ट अ मिनट, एक मिनट जरा इकट्ठे हो जाए सारे। जी आगे क्या करूं? लिखे हेडिंग बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड प्लीज। बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड, बल्कि इधर हेडिंग ना बनाया अभी। जी बिल्कुल सही है जी, बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड कभी आपने कैलकुलेट किए? स्पेसिफिक बोरिंग्स का सवाल है या जनरल का? तो ये बड़ा वर्किंग करनी पड़ेगी यार।
अगर जनरल बोरिंग्स में बोरिंग कॉस्ट भी कैपिटलाइज कैलकुलेट करनी हो तो फार्मूला को जेहन में आ जाएगा सर? अपने कल वाले पेजेस देख के रिवाइज करें जरा। कल वाला पेज निकालें, क्वेश्चन नंबर 5। स्पेसिफिक बोरिंग्स अगर हो तो इंटरेस्ट इंकर्ड और लेस इन्वेस्टमेंट इनकम, लेकिन अगर जनरल बोरिंग्स हो तो फिर आपने ढूंढना है एक्सपेंडिचर्स को, कैपिटलाइजेशन रेट को और टाइम पीरियड ऑफ एक्सपेंडिचर्स को। तो इस तरह करें, कर ली जरा। ये कैरिंग अमाउंट यहाँ कैलकुलेट हो जाएगी, 3-4 लाइनें छोड़ दें। सबसे पहले हमें शायद इस वक्त आप वर्किंग वन सॉर्ट ऑफ करनी है फॉर कैलकुलेटिंग टू कैलकुलेट सॉरी बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज। तो 3-4 लाइनें गिन के छोड़ दें, एक वर्किंग वन सॉर्ट ऑफ में आ रहे हैं। क्या कैलकुलेट करने के लिए कहाँ जा रहे हैं? बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज कैलकुलेट करने के लिए वर्किंग्स में जा रहे हैं। नहीं बेटा, इस तरह मेरा ख्याल है मुनासिब नहीं है। सही तरतीब काइंडली प्लीज ज़हन में रखें। सबसे पहले बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज का फार्मूला लिखें। जनरल बोरिंग्स का क्वेश्चन है, सही वर्ड्स पहले जहन में आने चाहिए कि अब हमने ढूंढने हैं एक्सपेंडिचर्स मल्टीप्लाइड बाय कैपिटलाइजेशन रेट और मल्टीप्लाइड बाय टाइम पीरियड। एनी कंफ्यूजन? देन क्या एक्सपेंडिचर्स अवेलेबल है? लिख लें। डिफरेंट डेट्स पे एक्सपेंडिचर्स हैं, तो एक्सपेंडिचर्स की एक लिस्ट बना लें। 5 मिलियन, सॉरी 2050। नेक्स्ट एक्सपेंडिचर 1 मिलियन, 5 लाख एंड 4 लाख मल्टीप्लाइड बाय एक्सपेंडिचर। मिल गए सबको? अब इन्हीं एक्सपेंडिचर्स पे बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज करनी है ना, तो अब मल्टीप्लाइड बाय क्या होना है? कैपिटलाइजेशन रेट का कोई प्रॉब्लम है या एक ही जनरल लोन है? अगर एक ही जनरल लोन होगा तो एज इट इज रेट यूज कर लेंगे, लेकिन जनरल लोन्स क्योंकि 3 निकल आए हैं इसलिए स्पेस रख लें थोड़ी सी, 1-2 लाइनें और नीचे रख लें। पहले कैपिटलाइजेशन रेट की वर्किंग करें। तो जिस चीज की जब जरूरत पड़े अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट तरतीब से चलना चाहिए। कैपिटलाइजेशन रेट का फार्मूला ढूंढ के कहीं से लिखें। बोरिंग कॉस्ट इंकर्ड डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज बोरिंग्स आउटस्टैंडिंग। वेटेड एवरेज बोरोइंग्स आउटस्टैंडिंग। सिंपली इंटरेस्ट इंकर्ड लेना है आपने और बोरोइंग्स आउटस्टैंडिंग के बैलेंस से डिवाइड कर लेना है। एक नजर मेरा ख्याल है कि जरा थोड़ा सा रिवाइज कर लें। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर ढूंढें। क्वेश्चन नंबर 4 सामने रख के क्वेश्चन भी निकाल लें जरा। कैपिटलाइजेशन रेट की जरा वर्किंग एक नजर रिवाइज करें। क्या क्या ढूंढना होता है? लोन पे इंटरेस्ट इंकर्ड अलग अलग रेट्स की बेस पे, और बेस में उन्हीं लोन्स का आउटस्टैंडिंग बैलेंस लिखना होता है। लेकिन समटाइम्स एक प्रॉब्लम आ सकता है, अगर इंटरेस्ट लेस देन 1 ईयर का है, हिम्मत हिम्मत हिम्मत, तो आउटस्टैंडिंग बैलेंस भी अकॉर्डिंगली उसी टाइम पीरियड में एडजस्ट या वेट होके आएगा। इस लोन की मैंने बात की है, सेंटर वाला जो HBL का लोन था, डाटा देख लेना जरा क्वेश्चन। 6 मंथ्स का इंटरेस्ट लिया था और अकॉर्डिंगली बेस में भी 6 मंथ्स का ही आउटस्टैंडिंग बैलेंस लिखा था। याद आ गया? याद आ गया सर? तो आए जरा वर्किंग करवाएं। वंस अगेन जरा करवाने पे फोकस रखिएगा, साथ साथ अभी लिखने की बजाय बात फाइनल कर लें। इसके बाद बस इंशाल्लाह क्वेश्चंस आपकी तरफ आ रहे हैं, बेफिक्र हैं आप।
जी सर, जनरल लोन्स ढूंढे, जनरल लोन नंबर 1 ढूंढे। यार ये तो डिबेंचर है, ये लोन थोड़ी है। डिबेंचर फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस अगर इशू किए हैं तो लोन ही है, बोरिंग ही है। डन है, करवाएं जी वर्किंग। अच्छा, ये जो लेजर मैंने बनवाए थे, अब इन लेजर्स को साथ रिलेट करना जरूरी है, और मेरे वर्ड सुने गौर से। व्हाट इज द आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ डिबेंचर्स ड्यूरिंग द ईयर? कहाँ देख के बताया आपने? सवाल देख के नहीं, सवाल से ये तो पता चल रहा है कि 5 मिलियन डिबेंचर्स है, लेकिन लेजर बता रहा है कि कोई इस साल चेंज नहीं है, देयरफॉर 5 मिलियन आउटस्टैंडिंग बैलेंस है। रेट क्या है? एक सेकंड बोर्ड पे देखें, यकीनन आप सॉल्व करके लिख सकते हैं। मैं जरा वर्किंग आपको दिखाना चाहता हूं, इसलिए लिखने की बजाय समझने पे फोकस माजरत के साथ नहीं कर लें। देन बेटा, क्या ये 5 मिलियन पूरा साल आउटस्टैंडिंग रहा? इसलिए बेस में भी पूरा 5 मिलियन असल में 12/12 से मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन उसकी जरूरत नहीं। पेशेंस दिखाएं, पॉइंट नंबर 2 में आए। पॉइंट नंबर 2 में लोन का, बैंक लोन का आउटस्टैंडिंग बैलेंस बताएं। अब यहाँ दो अलग वर्किंग्स करनी पड़ेगी, लेजर देखें जरा। यहाँ आउटस्टैंडिंग बैलेंस ड्यूरिंग द ईयर सेम नहीं रहा, ये चेंज हुआ है। तो 2 मिलियन ढूंढने, जरा दोबारा लेजर देखें। फर्स्ट 6 मंथ्स का इंटरेस्ट 2 मिलियन पे, और सेकंड 6 मंथ्स का 1.8 मींस 18 लाख रुपीस पे कैलकुलेट होना। हाउ टू राइट द फिगर्स, प्लीज रूल देखिएगा पहले। What is the amount? What is the outstanding balance of first 6 months? 2 million. What is the rate of that time period? अब यहाँ रेट्स भी डिफरेंट है। 8.75 मल्टीप्लाइड बाय 6/12, इंशाल्लाह आंसर आ जाएगा। लेकिन बोर्ड पे एक मिनट देखें, इस इंटरेस्ट की बेस में बताएंगे कितना लोन आना है? 2 मिलियन ही आना है यार, बस 2 मिलियन बात खत्म हो गई यार। अब इस 2 मिलियन पे क्योंकि इंटरेस्ट लेस देन 6 मंथ, लेस देन फुल ईयर का है, तो 6 मंथ्स का क्योंकि इस पे इंटरेस्ट है, इसलिए अकॉर्डिंगली 6 मंथ्स पे ये बैलेंस आउटस्टैंडिंग वेट होगा। लेकिन बात अभी लोन नंबर 2 की कंप्लीट नहीं हुई, गेम और जारी है, आगे बढ़े। 18 लाख ढूंढे, कहाँ है? 18 लाख मल्टीप्लाइड बाय 9% है, मल्टीप्लाइड बाय 6/12 है, और इस वर्किंग की बेस में कितना आना है, कैसे आना है? 18 लाख इंटू 6/12 क्यों होना है? जिस टाइम पीरियड का इंटरेस्ट है उसी टाइम पीरियड में लोन के आउटस्टैंडिंग बैलेंस को वेट करना है। बात क्लियर हो गई है? क्योंकि तीनों लोन हो गए हैं इसलिए लिख लें। अल्हम्दुलिल्लाह अभी 2 लोन हुए इसलिए नहीं लिख रहे। अब आप लिखेंगे भी कैसे, ये भी मसला बन गया है। इक्वेशन इतनी सारी हो गई है, तो एक मिनट आप रुक ही जाते हैं। मेरा पेज तो इस तरह बड़ा हो जाएगा। आप क्या करेंगे, आप रिलैक्स करें, पॉइंट नंबर 3 मारें। पॉइंट नंबर 3 देखें और पॉइंट नंबर 3 का लेजर ज़हन में लाएं। करवा दें, वर्किंग देखी जाएगी। 3 लाख कितने अरसे आउटस्टैंडिंग रहा? उस टाइम पीरियड का इंटरेस्ट 14% इंटू 6/12 है, और बेस में देयरफॉर 3 लाख मल्टीप्लाइड बाय 6/12, और वाइंड अप करवा दें। 7 लाख समझ आ जाएगा या 4 लाख? 4 लाख बेटा नहीं है, दोबारा गौर से लेजर देखें, एक आवाज 4 लाख आई है, ये खतरनाक आवाज है। बोर्ड पे बात मेरी गौर से सुने। इंटरेस्ट बेटा कैलकुलेट होना आउटस्टैंडिंग बैलेंस पे। बैलेंस का मतलब जो अमाउंट रह गई है, रह गई है, ये हो गई है। लेजर देखें जरा, लोन था 3 लाख, तो 3 लाख पे 6 मंथ्स का इंटरेस्ट। 1 जनवरी से ऑनवर्ड्स बैंक 4 लाख पे इंटरेस्ट लेगा या 3 लाख पे भी लेगा? 3 लाख पे तो उसने लेना ही था, 3 लाख पे तो उसने लेना ही था। असल में ये वर्किंग ऐसे भी शायद हो सकती है कि 3 लाख पे शायद पूरे साल का इंटरेस्ट है और 4 लाख पे 6 महीनों का इंटरेस्ट है। लेकिन वो वर्किंग करते हैं हमारे लिए जरा ज्यादा डिफिकल्ट इसलिए हो जाएगा क्योंकि 3 लाख पे पहले 6 महीनों का रेट और होगा और 3 लाख पे बाद वाले 6 महीनों का रेट और होगा। मैंने वर्किंग कैसे की है, गौर से सुने। फर्स्ट 6 मंथ्स का आउटस्टैंडिंग बैलेंस 3 लाख है,
और 4 लाख लेने के बाद नेक्स्ट 6 मंथ्स में 7 लाख टोटल हो जाएगा। डेफिनेटली वो 7 लाख टोटल कैसे हुआ है, 3 लाख पहले भी था और 4 लाख और ले लिया है, लेकिन अब पिछला 3 लाख हो या ये वाला 4 लाख हो, अब कौन सा रेट अप्लाई होगा, 14% क्यों अप्लाई होगा, 14.25 क्यों अप्लाई होगा, क्योंकि नेक्स्ट 6 मंथ्स की बात हो रही है। तो रादर देन कि हम इंडिविजुअल फिगर से वर्किंग करें, मैंने आपको पहले दिन बताया था कि क्या फॉर्मूला ज़हन में रख लें, आउटस्टैंडिंग बैलेंस, और आउटस्टैंडिंग बैलेंस जरा डिफाइन कर दें किसे कहते हैं, जो अमाउंट ले ली है या जो अमाउंट वापस की है, ना जो ली है उसको कह रहे हैं, ना जो वापस की है उसको कह रहे हैं। जो अमाउंट कुछ अरसा एज इट इज रही है वो आउटस्टैंडिंग बैलेंस है। लेजर सही तरह दोबारा पढ़ें, साल के शुरू में कितना बैलेंस था, कब चेंज आया, 1 जनवरी, इट मींस फर्स्ट 6 मंथ्स बैलेंस पूरा 3 लाख रहा, फिर 3 लाख में 4 लाख और ऐड हुआ, टोटल कितना हो गया, किस दिन और कब तक एज इट इज रहा, तो नेक्स्ट 6 मंथ्स का आउटस्टैंडिंग बैलेंस फिर अब 4 लाख नहीं 7 लाख रुपीज है। एक सेकंड रिवाइज करें, बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए थी कि सोलन सिनेरियो 8 ढूंढे जरा, वापस आए रजिस्टर में, जब पहले दिन सिनेरियो किया था 3 सिनेरियोज में से सिनेरियो ए। अब चीजें बोलनी नहीं है, रिटेन रखनी है ज़हन में। सिनेरियो ए में सबसे पहले मैंने एक छोटी सी वर्किंग की थी आपके साथ डेट वाइज। लोन कितना लिया था सिनेरियो ए में, 120, किस दिन वापस किया, किस दिन कितना वापस किया, 1 जुलाई को 12 को 5 मिलियन वापस किया, किस दिन कितना रह गया, 1 जुलाई को 115 रह गया, जो रह गया उस पे इंटरेस्ट फिर कैलकुलेट हो रहा है, या जो जो वापस कर रहे हैं उस पे इंटरेस्ट है, या जो बैलेंस हमारे पास रह गया है और ग्रेजुअली ये रीपे हो रहा था इसलिए बैलेंस कम होता जा रहा था। इस एग्जांपल में एक नई चीज शायद आ गई है, दोबारा है वापस, इसमें शायद अब वापस करने के बजाय हमने और ले लिया है, लेकिन और लेने से क्या हुआ है, टोटल लोन 7 लाख रुपीज हो गया 1 जनवरी पे, जो रिमेन कांस्टेंट रहा थ्रू आउट द ईयर मींस 30 जून तक। फाइनल करवा देंगे वर्किंग, बताएं कैसे करूं वर्किंग, 7 लाख या 4 लाख, 7 लाख में ऑब्वियसली क्या और क्या दोनों है, लेकिन ये जिन 6 महीने की हम वर्किंग कर रहे हैं उन 6 महीनों में 3 लाख हो या 4 लाख हो, दोनों का रेट 14.25 ही है, तो सेग्रीगेशन की जरूरत नहीं है, टाइम ऐसे ही वेस्ट हो जाएगा। तो व्हाट इज द 7 लाख आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ सेकंड 6 मंथ्स, उस टाइम पीरियड में रेट था 14.25 मल्टीप्लाइड बाय कौन से 6 मंथ्स और डिवाइडेड बाय फाइनल कर दें 7 लाख मल्टीप्लाइड बाय 6/12। मेरी सजेशन ये है कि काइंडली वर्किंग इसी तरह लिख लें, लेकिन आप लोगों के लिए शायद एक लाइन में लिखना मुश्किल हो जाएगा, तो कोई नहीं थोड़ी सी वर्किंग नेक्स्ट लाइन में ले जाए, लेकिन प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर लें, बाद में इंशाल्लाह फिगर सॉल्व भी कर लेंगे। ये सारे 6 मंथ्स बेस में मैंने अभी थोड़ा सा आगे वाला आपके सामने नहीं किया, तो पहले अब यहाँ तक लिख लें, और अगर नेक्स्ट लाइन में ये कैलकुलेशन जा रही है तो कोई मसला नहीं, इसको ले जाए। हमने तो लिख लिया और अब हम फंसे हुए हैं, थोड़ा सा रह गया कहाँ लिखें, कोई मसला नहीं, नेक्स्ट लाइन में जी। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपने को साथ दिए, ये डिबेंचर्स के साथ मैंने कोई 6/12 वगैरह नहीं किया है, क्या हमेशा 6/12 ही होगा, क्या कॉन्सेप्ट क्या स्टोरी का, जिस टाइम पीरियड का इंटरेस्ट ले रहे हैं बेस्ड ऑन आउटस्टैंडिंग बैलेंस, उसी टाइम पीरियड में आउटस्टैंडिंग बोरोइंग्स को भी एडजस्ट किया जा रहा है बेस में। कहां तक पहुंचे नहीं,
जी लास्ट लाइन में जो हजरात है अगर इकट्ठा कर दूं तो कुछ नजर आ जाएगा? नहीं, कुछ कहीं से नजर आ जाएगा अगर सारी वर्किंग आपके सामने इकट्ठी कर दूं? एनी कंफ्यूजन जी प्लीज नोट करके जरा कंप्लीट करें। फाइनली इंटू 100 भी होना चाहिए एंड में परसेंटेज के लिए। जी डियर फ्रेंड्स लास्ट लाइंस में फिगर्स पढ़ी जा रही हैं। एनी कंफ्यूजन? चले आंसर बताएं फिर। दो डिजिट्स पे चल जाए बस, ठीक है, जहां पे राउंड ऑफ हो रहा है 9.99। कोई नहीं, ठीक है, ठीक है, तकरीबन 10 भी कह सकते हैं, लेकिन फिर ऐसे परेशान हो जाएंगे। दो डिजिट्स पे जाके 9.99 अप्रॉक्सीमेटली है। चेक करें प्लीज सारे। क्लास में जब भी कैलकुलेशंस हो रही हो यूज किया करें कैलकुलेटर। एग्जाम में अकेले करनी है, अपने आप को यूज टू करें। कुछ ज्यादा आदत बन जाती है बोर्ड से देख के लिखने की, एग्जाम हॉल में कोई बोर्ड नहीं है, वो बोर्ड आपके सामने पड़ा होता है आंसर शीट की फॉर्म में। सवाल पढ़ने के बाद आदत बनी हुई है कि एकदम बोर्ड पे देखते हैं। सॉरी बेटा लेजर देखिएगा जरा, अभी आपने बनाया था। लोन कितना था पीरियड के स्टार्ट पे? कब तक एज इट इज रहा? तो इसका मतलब फर्स्ट 6 मंथ्स तो 3 लाख लोन रहा। फिर 1 जुलाई को क्या हुआ? 4 लाख और आ गया लोन। 4 लाख आने के बाद आपका बैलेंस क्या हो गया? फिर 7 लाख कांस्टेंट रहा नेक्स्ट 6 मंथ्स। ठीक है वर्ड्स में 4 लाख रहा या फिर 7 लाख रहा? 3 लाख तो एज इट इज रहा, लेकिन 4 लाख और ऐड हो गया था, तो टोटल अगर बात करें तो 7 लाख टोटल लोन का बैलेंस हो गया। ठीक है, प्लीज समझ आ गया? ये रेट आ गया बेटा, प्लीज फिगर्स लिख ली सबने? रेट ही सॉल्व नहीं हो रहा। ठीक है, जो आ रहा है आंसर ठीक है। नहीं बेटा, अच्छा ये जरूरी नहीं कि यार ये इक्वेशन इकट्ठी बनाई जाए यार, इन्ना लिल्लाह, ये किस चक्कर में पड़ गए? ये इक्वेशन इकट्ठी बनाना हरगिज जरूरी नहीं है यार, एक एक ब्रैकेट सॉल्व कर लें यार, एक एक फिगर सॉल्व करवाओ यार, ये किस चक्कर में पड़ गए? एक ही इक्वेशन कैलकुलेटर पे इकट्ठी बनाना कोई कंपलसरी नहीं काम था यार। ये फिगर्स भी डेफिनेटली सॉल्व करके लिखी जा सकती थी। मैंने जरा सारी एक्सप्लेनेशन आपको इसलिए कहा ताकि आप बाद में रिवाइज कर सकें। मुझे इंडिविजुअल ब्रैकेट्स के आंसर बताएं यार। डिबेंचर्स का इंटरेस्ट कितना है? 5 लाख। बेस में 50 लाख। ये प्लीज क्लास लाइन में से हेल्प करता जाए याद रहे। 87500 नेक्स्ट ब्रैकेट, और बेस में आ जाएगा 1 मिलियन, 2 मिलियन इंटू 6/12, 81,000 बेस में 9 लाख, और दुनिया फिर देख के लिखना शुरू हो गई है। नेक्स्ट ब्रैकेट 21,000 बेस में 150,000 प्लस 49,875 बेस में 350 मल्टीप्लाइड बाय 100। अभी भी कैलकुलेटर पे प्लस करके डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। अभी भी क्या हो सकता है, पहले ऊपर वाली फिगर्स प्लस करके लिख लें और बाद में नीचे वाली फिगर्स प्लस करके लिख लें, और कैलकुलेटर को टेंशन ना दें। ये आपने ब्रैकेट से जब ये लिखा है तो वो
कुछ ब्रैकेट्स प्रॉपर नहीं बनी होंगी तो उसको छोड़ दें। ये सॉल्व किए फिगर्स प्लीज, ये बेटा रिस्पेक्टिव ब्रैकेट सॉल्व किए हैं यार मैंने जी। फाइंड अप करवाएं जी। टोटल इंटरेस्ट बनता है 739,375 और बेस में टोटल बनता है 74 लाख इंटू 100। फाइनल आंसर सॉल्व करें। तो ये जो मैंने वर्किंग की आपके सामने वो मैंने इसलिए आपसे कहा लिख लें ताकि जरा रिवीजन हो जाए कि किस तरह से फिगर सॉल्व हुई हैं। बाकी डेफिनेटली कैलकुलेटर पे पूरी इक्वेशन लिख के सॉल्व करना कंपलसरी नहीं है जी। फाइनल आंसर बताइए। आंसर 9.99 ही रख लें जो आ रही फिगर, 9.992 है शायद। चले ठीक है, बस 2 डिजिट्स पे ठीक है यार। एनी कंफ्यूजन? चलो बेटा वाइंड अप करें यार, बहुत टाइम लगा रहे हैं। कंप्लीट करें फिगर्स प्लीज। सबको पता है ये फिगर्स कैसे आई हैं? फाइनल आंसर यार डिवाइड करके आना है जी। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप साथ हैं यहाँ पे? जी प्लीज नोटेड है यार जी। अब ढूंढने पर हम कर क्या रहे थे और किया क्या है? प्लीज जीरो डिस्टर्बेंस काइंडली प्लीज। हम कैरिंग अमाउंट ढूंढ रहे थे, कैरिंग अमाउंट कैलकुलेट करते हुए बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज चाहिए थी। बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज कैलकुलेट करते हुए कहाँ रुके हुए थे? कैपिटलाइजेशन रेट चाहिए था, मिल गया कैपिटलाइजेशन रेट। आए फिगर्स फाइनल करवाएं जी। एनी कंफ्यूजन इन द रेट? मल्टीप्लाई करें जी 9.99। ये बेटा रेट तो ये लगना है, कैपिटलाइजेशन रेट मल्टीप्लाई करना है। फिर आपके साथ टाइम पीरियड भी दोबारा एक दफा डिस्कस कर देता हूँ। एनी कंफ्यूजन इन द रेट? अभी भी नहीं आ रहा? प्लीज आ गया है, अब साथ वाले से क्या बहस है? कैपिटलाइजेशन रेट चाहिए, वहां पहुंच जाए। कोई मैं नहीं, मैं बुला रहा, किसी को नहीं बुला रहा, मैं याद करवा रहा हूँ, हम पढ़ने आए थे। प्लीज कैपिटलाइजेशन रेट मिल गया सबको? अब टाइम पीरियड बेटा गिनना, उसमें एक दो इश्यूज हैं, जरा एक दफा फाइनल कर लेते हैं यार। ये इकट्ठे हैं यहाँ तक? एक्सपेंडिचर्स रखें जी सवाल में अपने सामने, छोड़ दें जहां भी है रुक जाए। एक्सपेंडिचर्स की डेट्स की बेस पे जरा टाइम पीरियड फाइनल करें। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर आपने मुझे करवाना भी है। क्या तरीका फाइनल हुआ था टाइम पीरियड ऑफ एक्सपेंडिचर्स गिनने का? एक्सपेंडिचर की डेट से ऑनवर्ड्स जाना है अनलेस सीज डेट आ जाए। फर्स्ट पैराग्राफ में चले जाएं, पहले रिवाइज कर लें जरा फर्स्ट पैराग्राफ। कमेंसमेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन की डेट है 1 जुलाई हमारे वाले साल के शुरू में, और एसेट की जो कंप्लीशन डेट है वो हमारे अकाउंटिंग ईयर के बाद की बहस है। इट मींस ड्यूरिंग द ईयर कैपिटलाइजेशन पूरा साल ही रहेगी। लेकिन अब एक्सपेंडिचर्स की डेट पे आ जाए, वहां से ऑनवर्ड्स अब गिनना शुरू करते हैं। व्हाट इज द डेट ऑफ फर्स्ट एक्सपेंडिचर? तो 1 जुलाई से 30 जून 2010 तक आ सकते हैं। सीज डेट हमारे ईयर के बाद है, तो ये तो 12 बाय 12 मंथ्स आ जाएंगे। सेकंड गौर से देखें, उसमें गेम है नहीं बेटा, 9 बाय नहीं है, हाफ ईयर वो भी है, तो हमेशा हम डेट वाइज चलेंगे। 15 सितंबर शायद है। 15 सितंबर मींस एक सेकंड के लिए सितंबर छोड़ दें, सितंबर से आगे काउंट कर दें जरा। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 9 तो ये बनते हैं और सितंबर हाफ बनता है, तो 9.5 डिवाइडेड बाय 12। पहला कितना था उसको लिखने की जरूरत नहीं थी, लेकिन 12 मंथ्स पूरे बनते हैं। थर्ड जरा गिन देंगे। 15 अप्रैल है, अप्रैल हाफ है, मई, जून, 30 जून तक गेम है, 2.5 बाय 12। ओके है सर? 12 मंथ्स कहां से कहां तक बने? 1 जुलाई टू 30 जून, 15 सितंबर टू 30 जून, 15 अप्रैल टू 30 जून। जी सर। ये हाफ कैसे बना रहा हूँ? हाफ सितंबर का आधा महीना,
और अप्रैल का रिमेनिंग हाफ मंथ जिसपे जो तो हाफ ओके प्लीज हाफ मंथ, एनी कंफ्यूजन? लास्ट आप बताएं 0/12 क्यों, किस दिन खर्चा हुआ है? तो एक्सपेंडिचर की डेट से ईयर एंड तक आना है, तो ये तो खर्चा ही आखिरी दिन हुआ है। अच्छा गलत तरफ कर लेना जाइएगा, क्या ये एक्सपेंडिचर इस साल नहीं हुआ? ऊपर देखे जरा वर्किंग में जाके, एक्सपेंडिचर हमने कंसिडर किया है, लेकिन इस पे बोरिंग कॉस्ट क्यों नहीं कंसिडर कर रहे? 0/12 करने से आंसर अब 0 हो जाना, तो हमारे पीरियड में इस एक्सपेंडिचर पे कोई टाइम नहीं गुजरा है, तो देयरफॉर बोरिंग कॉस्ट इस पीरियड में नहीं आएगी, लेकिन एक्सपेंडिचर हमारे पीरियड में इंकर हुआ है, वो हमने एक्सपेंडिचर्स में लिखा हुआ है। तो 0/12 मींस इस पीरियड की बोरिंग कॉस्ट इस पे कैपिटलाइज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये साल के आखिरी दिन खर्चा हुआ है। प्लीज एक फाइनल सेंटेंस जरा बोल दें, ये कब से कब तक टाइम पीरियड गिनना होता है? एक्सपेंडिचर डेट से ईयर एंड तक आ जाए, अनलेस सीज डेट आ जाए। तो सीज डेट अभी नहीं आई थी, इसलिए हमने ईयर एंड तक वर्किंग कर ली है। बताएंगे जरा आंसर, रुपीज में राउंड ऑफ करके बताइएगा। 795 79088 10406 एंड 0। एक सेकंड लिखना है जरा, आप कर लें कंप्लीट, बल्कि आप शायद क्वेश्चन कंप्लीट करें, सोचे जरा। एनी कंफ्यूजन? फिगर्स मैच करती है मेरे साथ? अभी राउंडिंग ऑफ भी सही होनी चाहिए, राउंडेड फिगर्स भी फाइनल सही होनी चाहिए। और रेट 9.99 आई होप के सबने यूज किया है। राउंडिंग ऑफ क्लास में जो हो रही है वो सेम करें। जी खुबैब साहब, जो आप कह रहे हैं इन सब पे नेक्स्ट 6 मंथ्स की होगी है, ये सिर्फ इस पे नहीं होगी, बाकी एक्सपेंडिचर्स पे भी शायद नेक्स्ट 6 मंथ्स अभी रेलिवेंट है, लेकिन वो करंट ईयर में नहीं होगी, वो फिर नेक्स्ट ईयर में आएगी। ये टोटल बताएंगे जी। 294 294 289 क्या है ये? 294 289, सॉरी फिगर बताइएगा सर। 289 जी, इसे यूज करें जी, कहाँ जाना है इससे? एक्सपेंडिचर्स लिख रहे थे हम, तो एक्सपेंडिचर लिखे हुए हैं, अब एक्सपेंडिचर्स में बोरिंग कॉस्ट प्लस करें, साथ है सब। 39,50,000 के एक्सपेंडिचर्स थे और 289 अब बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज हुई, टोटल हो गया 4244,289। क्या नाम है इसका? टोटल कॉस्ट। लेकिन अभी एक स्टेप रहता है, लेस कैरिंग अमाउंट निकालनी है जी। बेटा लाइफ नहीं दी हुई, अच्छा हो गया है, अगर दी होती तो आपने खतरनाक काम कर लेना था। अल्हम्दुलिल्लाह लाइफ नहीं दी इसलिए बच गए हम। प्लीज अगर लाइफ दी भी होती तो अभी डेप्रिसिएशन स्टार्ट नहीं होनी, कब होनी थी? अवेलेबल फॉर यूज कब होगा? जब कम से कम कंप्लीट तो हो जाएगा। तो अभी बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइजेशन हो रही है, एसेट अभी बेटा कंप्लीट नहीं है यार। तो व्हाट इज द कैरिंग अमाउंट ऑफ दिस फैक्ट्री बिल्डिंग? 4244,289। Why the carrying amount is equal to the cost? क्योंकि एसेट अभी डेप्रिशिएट होना शुरू नहीं हुआ। प्लीज ठीक है जी, फाइनल करें फिगर्स। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स बड़ा साथ मिल गया मेरे। अपने जहन में जरा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाया, जरा कोशिश किया करें प्लीज, फिगर्स विजुलाइज करने की कोशिश करें।
नॉन करंट एसेट्स में ये फैक्ट्री बिल्डिंग आ रही होगी, किस नाम से? कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस के नाम से किस अमाउंट पे आ रही होगी? 4244,289। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर हियर। एनी क्वेश्चन प्लीज? चले पेज नंबर 59 के एंड पे आते हैं, अभी से यही पेज चल रहा है। पेज नंबर 59 पे जहां रिक्वायरमेंट एंड हुई है उसी से आगे आए जी। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आगे स्टार्ट करें। जी बेटा वैसे ही वर्किंग करेंगे इंशाल्लाह, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में करेंगे। यार अब्दुल्ला किन चक्रों में पड़ जाते हैं। अगर नेक्स्ट ईयर की फिगर्स मांगी होती तो कैसे करते, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन में करेंगे। जी सर जी, रिक्वायरमेंट के नीचे जहां काइबर आप पढ़ रहे थे उसके बाद एक हेडिंग मिल रही है आपको, सस्पेंशन ऑफ कैपिटलाइजेशन। जी बेटा साथ वो मेरा ख्याल मैं इस वक्त लेजर जरा रब कर चुका हूँ, मिटा दिया मैंने। आप काइंडली जरा बाद में चेक कर दीजिएगा बेटा, इस टाइम डिस्टर्ब नहीं प्लीज करें यार। उसको याद करवाते हैं, बाद में खुद भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। जब मैं देखता हूँ तो उसको भी बता देते हैं, और वो तो बेचारा इतना महव हो जाता है कि मुझे देखना याद ही नहीं रहता। बस कर दें यार प्लीज, जस्ट अ मिनट मेरे क्वेश्चन पढ़ लेना। जी बेटा हमाद आप ऐसी टेंशन ले रहे हैं, अगर आपने ये कैलकुलेट करना हो कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ बोरिंग कॉस्ट जो प्रॉफिट एंड लॉस में जानी है, तो ये तो बेटा हमने कल एक आसान सी वर्किंग की थी। जनरल बोरिंग का सवाल है, कैलकुलेटर पकड़े जी। हम आसा परेशान है, जरा कंडी उनकी परेशानी को दूर करने की कोशिश करते हैं। ये अपनी कैपिटलाइजेशन रेट की तरह वर्किंग होना है। प्लीज आवाजें खत्म। कैपिटलाइजेशन रेट की वर्किंग ढूंढे, उसमें फाइनली इंटरेस्ट कितना आया था हमारा? 739 जरा ढूंढे कहीं। 739375। कुछ सोच के बताएगा क्या ये? इस साल जितनी बोरिंग थी हमारी उनका टोटल इंटरेस्ट है ये। इस साल का टोटल इंटरेस्ट 739375 है। ऊपर आए कैलकुलेटर पे लिखे पे जरा 739375। बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज कितनी हुई है? 294289। इनका डिफरेंस बताएं। और बेटा प्लीज वर्किंग क्या करें यार, प्लीज करें यार, प्लीज करें। ना वो कर रहा है ना मैं कर रहा हूँ। प्लीज टोटल में से बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज माइनस करें, तो ये बेटा जो बैलेंसिंग फिगर आएगी आपके कैलकुलेटर पे, ये अमाउंट है जो प्रॉफिट लॉस में जानी है। ठीक है मात, ये तो कल ऐसा वर्किंग की थी, आप ऐसे परेशान हो गए। दो रेट हैं तो फिर क्या हुआ, दो रेट्स को हमने यूज करके वर्किंग कर तो ली है। तो सिंपली आपने टोटल इंटरेस्ट में से बोरिंग कॉस्ट जो कैपिटलाइज होनी है वो लेस करनी है।